चले बेटा आगे चले। देखो 152 पर आ जाओ, इंटीग्रेटेड। ये कहता है इंटीग्रल अकाउंट एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ ऑपरेटिंग। इंटीग्रेट का मतलब होता है सारे अकाउंट्स एक साथ इकट्ठे कर देना। तो अलग अलग जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है वो हम नहीं करते हैं, स्टोर लेजर तो करते ही हैं, ओवरहेड एडजस्टमेंट भी करते हैं हम, ठीक है। तो ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट की मुझे आवश्यकता नहीं होती है, तभी तो मैं इंटीग्रल करता हूँ। चलिए अगला देखो, 1200 यूनिट वर इंट्रोड्यूस in a process in which 120 unit is the normal loss. If the actual output is 900 unit, then there is a 1200 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस करे, बिल्कुल ठीक है। 120 हमारा क्या है, नॉर्मल लॉस है। तो इसका मतलब कितना बन जाना चाहिए, 1080 बन जाना चाहिए, और बना कितना 900, है ना। तो इसका मतलब 180 का लॉस और हुआ, दैट इज एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। चलिए अगर 1080 से ज्यादा बन जाता तो एबनॉर्मल गेन हो जाता, राइट। आगे चले, चलो नेक्स्ट आ जाओ मटेरियल पर। एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है जहां पर टोटल कॉस्ट मिनिमम हो, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर हो जाए। मतलब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएं जब, तब वहां पर हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाता है। ओके, क्योंकि अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होगी तो क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। परचेज कॉस्ट मिनिमम का हमारे लिए कोई रेलेवेंट नहीं होता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इशू ऑफ मटेरियल आर प्राइस्ड एट प्री डिटरमाइंड रेट। मतलब पहले से जो निर्धारित हो, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस। प्री डिटरमाइंड रेट यानी पहले से हम ये कह दें कि इस रेट पर हम मटेरियल को इशू करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस। स्पेसिफिक प्राइस होता है हर एक के लिए अलग अलग, इन्फ्लेटेड होता है कि मार्केट के हिसाब से, और रिप्लेसमेंट होता है परचेज प्राइस। तो प्री डिटरमाइंड होगा स्टैंडर्ड प्राइस, प्री डिटरमाइंड का पहले से निर्धारित। एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होगा कैरिंग कॉस्ट, क्या भी बताया, ठीक है। हाँ जी। एस एन कंपनी विच इज यूजिंग बैच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग जैसे ईओक्यू है वैसी बैच कॉस्टिंग है। प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा। एनुअल डिमांड है 4800 यूनिट की, यानी एक एक मतलब एक पीरियड में 4800 मुझे बनाने हैं। सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच, वहां ऑर्डरिंग थी, यहाँ सेटअप होता है बस बैच में। ईओक्यू और बैच में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि एक बार में कितने यूनिट बनाए, ठीक है। वहां होता है एक बार में कितने का ऑर्डर दें, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक बार में कितने बनाए, तो एक बार बनाने के बाद मशीन को साफ करना है, एक बार बनाने के बाद मशीन को साफ करना है, तो साफ करने का खर्चा सेटअप होता है, ठीक है। वहां ऑर्डरिंग की जगह वहां ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, यहाँ सेटअप होता है बस। चलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपए, कैरिंग कॉस्ट है 12% पर एनम, ये कॉस्ट पर यूनिट का ही होता है, रखने का खर्चा। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का मतलब होता है एक बार में कितने बनाए, एक लॉट में कितने बनाए, तो ये होगा फॉर्मूला 2A। ओ होता है ना हमारे पास, 1 मिनट, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का होता है, ओ की जगह सेटअप कॉस्ट आ जाएगी बस। एनुअल डिमांड कितनी 4800, ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, सेटअप कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह सेटअप कॉस्ट आ जाएगी बस। कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए का 12%, 12 रुपए, कितना होगा ये, हाँ जी 200 यूनिट, तो आंसर हो गया बी, ठीक है। चल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। ध्यान से देखो क्या कहता है, हाँ जी, कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू, यानी करंट हमने खरीदा 2 रुपए से, ठीक है, बट हम रिकॉर्ड कौन से कर रहे हैं, उससे पहले, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम कहते हैं कि कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू, क्योंकि जो सबसे बाद में आया है वो सबसे पहले जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होगा कि जो सबसे बाद में आया है
जो सबसे बाद में आया है वो करंट परचेज प्राइस को रिप्लेस करेगा, यानी करंट जो मार्केट में चल रहा है रेट उसी से खरीदा है, तो उस पर मैं इशू कर रहा हूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो हम इसलिए कहते हैं कि कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू में लीफो मेथड को फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक कंपनी रिक्वायर 1 लाख यूनिट ऑफ आइटम एनुअली, द कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए, ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 रुपए, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 50%, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2A, ए का मतलब क्या होगा, एनुअल रिक्वायरमेंट, 1 लाख यूनिट के लिए एनुअल रिक्वायरमेंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 रुपए पर ऑर्डर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कि मैं ऑर्डर देता हूँ तो खर्चा आता है। अब ऑर्डर देने में कौन सा खर्चा आएगा, ऑर्डर फोन पे थोड़ा ना दिया जाएगा, ईमेल के थ्रू दिया जाएगा तो ईमेल का खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, राइट भाई। हाँ जी, रखने का खर्चा कितना है 50%। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट है हमारी 10 रुपए, तो 10 रुपए का 50% कितना होता है, 10 रुपए का 50%, ये रखने का खर्चा। चलो इसको सॉल्व कर लो फटाफट, कितना आ रहा है, कैलकुलेटर दिए, 5 रुपए हो गया, तो कितना हो गया ये 5 रुपए का मतलब ये 100 हो गया। हाँ जी, तो 2 इंटू यह गया 4472 लगभग, 4472 ये आ रहा है 4472 यूनिट। तो एक बार में 4472 यूनिट बनाकर, हाँ जी, एक बार में इतने यूनिट का ऑर्डर दोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम रहेगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन व्हेन प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग इन द मार्केट, मतलब प्राइस जब फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो बताओ कौन सा मेथड आप यूज करोगे। हाँ जी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की अगर बात करें, जब प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हो यानी कभी कम कभी ज्यादा, तो भाई एक काम करो, जो सबसे पहले आया होता है उसको पहले भेज दो, जो सबसे पहले आया होता है उसको सबसे पहले भेज दिया करो, क्योंकि उसका रेट जो होगा वो हमारा हो सकता है प्राइस फ्लक्चुएट में कम हो ज्यादा हो, समझ गए बात को। तो जो पहले आया होगा हो सकता है उसका रेट हमारा कम हो, तो पहले उसी रेट से भेज दो, ज्यादा भी हो सकता है। तो हम हमेशा ये फॉलो करते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन पता नहीं कम हो ज्यादा हो, तो आप सिंपल सा ये फॉलो कर लो कि जो पहले मेथड पहले मटेरियल आया हो पहले भेज दो उसको प्रोडक्शन में भी। चलिए, अब ये कह रहा है ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, मटेरियल कंज्यूम्ड है, ऑन द above basis what is the inventory turnover ratio, inventory turnover ratio क्या होती है, cost of goods sold upon average stock, तो cost of goods sold क्या होगा, हाँ जी, cost of goods sold यानी मटेरियल कंज्यूम्ड 31,200, हाँ जी, डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक 6 और ये ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, 6 और 4 10,400 यानी 5,200, कितना हो गया 31,200 डिवाइडेड बाई 5200, ये हो गया 6, राइट। इसका मतलब होगा कि हमारा जो एवरेज स्टॉक है वो मटेरियल का साल भर में जो मटेरियल होता है उसका कितना पार्ट, मतलब अगर स्टॉक में रहता है, अगर मैं साल भर में 31,200 का माल कंज्यूम करता हूं तो 5200 का स्टॉक में रखता हूं, ठीक है, ये आ गया 6 टाइम। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होगा कि हमारा जो एवरेज स्टॉक है वो कितना गुना है, कितना पार्ट है, मतलब किसका, मटेरियल कंज्यूम का। चलिए बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इशू ऑफ मटेरियल इज प्राइस, प्री डिटरमाइंड रेट बता रखा है, स्टैंडर्ड प्राइस। इन ए जॉब कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ मटेरियल टू जॉब, बता रखा था, बताओ, पर मटेरियल रिक्विजिशन नोट है ना। जॉब कॉस्टिंग में जब भी स्टोर से मटेरियल मंगाते हो
तो एक लेटर लिख के देते हो कि भाई मुझे मटेरियल दे दो, तो उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, राइट। चलिए बताओ। मटेरियल रिक्विजिशन नोट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ मटेरियल टू द स्पेसिफिक जॉब। बिल्कुल ठीक है, अभी तो बताया कि स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मटेरियल जाएगा एक विशेष जॉब के लिए, तो वो किसके लिए जाएगा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट के थ्रू। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए काम करने के लिए, तो वो एक पेपर पे लिख के देंगे कि भैया मुझे मटेरियल दे दो, तो उसको क्या बोलते हैं, पेपर को मटेरियल रिक्विजिशन नोट। Typical job cost will contain equal cost, actual cost for material, labor and production overhead, and non-production overhead are often added as a percentage of total production cost. नहीं नहीं नहीं, क्या कह रहा है, जॉब में, हाँ जी ये तो ठीक है, मटेरियल का खर्चा एक्चुअल आएगा, लेबर का खर्चा आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्चुअल थोड़ा ना आएगा, मटेरियल का आएगा एक्चुअल खर्चा, लेबर का एक्चुअल खर्चा आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का आएगा एक्चुअल खर्चा, वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्चुअल आ सकता है, ठीक है ना। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, नॉन प्रोडक्शन कौन से हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो चार्ज करते हैं। नहीं, आप ऐसे, ये लाइन तब ठीक होती जब मटेरियल लेबर तो एक्चुअल में, कि भाई एक जॉब आई मेरे पास चेयर बनाने की, उसमें मटेरियल लगा 1000 रुपए का, उसमें लेबर लगी 2000 रुपए की, ठीक है। अब वो फैक्ट्री में काम हो रहा है, तो फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज करोगे ना, ठीक है। तो वो अगर ये लाइन इसमें जुड़ जाती कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड एंड प्रोडक्शन ओवरहेड आर एडेड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो लाइन ठीक होती। समझ में आ गया भाई। फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड तो कभी एक्चुअल हो ही नहीं सकते, वो तो कॉमन होते हैं। मतलब फैक्ट्री का रेंट है, आप कैसे कह सकते हो कि फैक्ट्री का रेंट एक जॉब के लिए दे रहा हूँ, तो सबके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाइन नहीं है। जॉब कॉस्टिंग मेथड कैन बी अप्लाइड इन कॉस्टिंग बैच, हाँ बैच कॉस्टिंग में हम जॉब कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड। वन ऑफ द मेजर डीमेरिट ऑफ सेंट्रलाइज्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन, हाँ सेंट्रलाइज्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन, जब सारा का सारा एक तरह एक ही सेंटर पे मैं खरीदता हूँ सामान, ठीक है। तो क्या डीमेरिट है इसका, 116 की मट्टी। वन ऑफ द मेजर डीमेरिट ऑफ सेंट्रलाइज परचेज सिस्टम, सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जब सारे परचेज हम एक जगह से करें, जैसे मान लो हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है, इसकी अलग अलग ब्रांच हैं, कोलकाता में है, बॉम्बे में है, हैदराबाद में है, समझ गए, लखनऊ में है। तो इन सब की परचेज सोचो, लखनऊ की परचेज लखनऊ में करें, हैदराबाद की हैदराबाद में करें, तो कितना सही रहेगा। पर नहीं, सेंट्रलाइज का मतलब है इन सब की परचेज आप दिल्ली में करो और फिर सबको भिजवाओ, सर कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो यही तो डीमेरिट है, हाई इनिशियल कॉस्ट। तो ठीक है दूसरे बेनिफिट हैं, पर सबसे बड़ा लॉस क्या है, भेजने का खर्चा, यानी इनिशियल हाई कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली मैच विद द जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम का मतलब होता है जैसे ही मुझे मटेरियल की आवश्यकता पड़े वैसे ही आप भेज दो। तो जस्ट इन टाइम इज नॉट ओनली रिलेटेड विद रॉ मटेरियल बट आल्सो रिलेटेड विद प्रोडक्शन, कि भैया मैं जैसे ही बनाऊं वैसे ही कस्टमर के पास भेज दूं, ना तो मेरे पास वेयर हाउस की आवश्यकता पड़े, ना ही मेरे पास मटेरियल रखने की आवश्यकता पड़े, वो कहलाता है जस्ट इन टाइम, ठीक है। तो यानी प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी आप अपनी बनाओ ताकि आपको जितना प्रोडक्ट बनाओ उतना आप भेज दो। तो यानी आंसर हो गया मेरा सी। चल हाँ हाँ सैफ, जल्दी रहो। हाँ जी, चले देखो रिकंसिलेशन वाले में आके कंटिन्यू करते हैं। 167 बीटा लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, ठीक है, एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम टैक्स पेड वर दिस, व्हाट विल बी द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल। तो सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है और इनकम टैक्स पेड खर्चा है, तो ये दोनों कॉस्टिंग में नहीं लेते हैं, फाइनेंशियल में लेते हैं। तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट में नहीं लिया होगा, कॉस्टिंग के प्रॉफिट में नहीं लिया होगा, तो अब आप ले लो तभी तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट आएगा।
15,000 रुपए इनकम है, 15,000 रुपए इनकम है, ठीक है, और 90,000 का खर्चा है। ओके, तो ये कितना आ गया? हाँ जी, 1,25,000। ये फाइनेंशियल का प्रॉफिट होगा, यानी बी। समझ में आ गया? चलिए, इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंस शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, वो खर्चे जो केवल फाइनेंशियल में दिखाता हूं, तो उस वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो जाता है। भाई आप समझो बात को, कि मान लो दोनों बराबर हैं, फाइनेंशियल का प्रॉफिट और कॉस्टिंग का प्रॉफिट। सपोज ये भी 1 लाख आ रहा है और ये भी 1 लाख आ रहा है। अब कुछ खर्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल में ले रहे हैं, कॉस्टिंग में नहीं ले रहे, जैसे इनकम टैक्स पेड, है ना। तो मान लो मैंने इनकम टैक्स पे करा है सपोज 20,000, तो ये प्रॉफिट मेरा कितना आ जाएगा? 80,000 का। ये कह रहा हूं मैं। तो वो कह रहा है अब दोनों को रिकंसाइल करने के लिए क्या करोगे? अब आप पूछ क्या रहा है वो? हाँ जी, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खर्चे दिखाते हैं हम, वो फाइनेंशियल प्रॉफिट में जोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे? इसमें जोड़ दोगे तभी तो बराबर आएगा। अच्छा, एडेड इन कॉस्टिंग प्रॉफिट, भाई खर्चे हैं, खर्चे अगर मैं फाइनेंशियल में दिखा रहा हूं, तो अगर कॉस्टिंग को लेके चलना है तो यहां माइनस करूंगा, इग्नोर तो कर नहीं सकते। डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट, नहीं, इसमें से और दोबारा कम कर दूंगा तो और कम हो जाएगा। चलो, तो आंसर हो गया ए। इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंस शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट, केवल जो खर्चे आप कॉस्टिंग में रिकॉर्ड करते हो और फाइनेंशियल में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, जो खर्चे केवल आप कॉस्टिंग में रिकॉर्ड करते हो और फाइनेंशियल में रिकॉर्ड नहीं करते, सेम बात हो गई उल्टी। तो अगर मैंने कोई खर्चा यहां रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, कोई खर्चा मैंने यहां पर रिकॉर्ड कर दिया, कॉस्टिंग का रिकॉर्ड कर दिया आपने, सेम बात आ गई ना, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बताओ। एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, तो आपका कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो इसको भी कम करोगे ना, राइट। हाँ जी, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट, तो इसमें से भी आप कम करोगे। कॉस्टिंग के प्रॉफिट में माइनस हुआ है, तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट में भी माइनस करोगे, तब जाके दोनों रिकंसाइल होंगे। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, अब आप पूछोगे एग्जाम्पल कि कौन से खर्चे होते हैं जो कॉस्ट में रिकॉर्ड करें और फाइनेंशियल में रिकॉर्ड ना करें। ठीक है, जैसे नोशनल एक्सपेंस। कौन से खर्चे बेटा? नोशनल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। क्योंकि फाइनेंशियल में हम केवल वो खर्चे रिकॉर्ड करते हैं जो पे करते हैं या पे करने होते हैं। समझ गए? अब आप अपनी फैक्ट्री, मतलब आप अपने घर में रह रहे हो तो अपने घर का रेंट पे नहीं कर रहे, तो कॉस्टिंग में रिकॉर्ड करते हो डिसीजन मेकिंग के लिए। अपनी फैक्ट्री है तो अपनी फैक्ट्री का रेंट किसी को पे नहीं कर रहे, तो फैक्ट्री का रेंट आप कॉस्टिंग में दिखाते हो, बट फाइनेंशियल में तो बिल्डिंग दिखा देते हो, फैक्ट्री दिखा देते हो। जब तक फैक्ट्री का रेंट पे नहीं करते तब तक फाइनेंशियल में नहीं दिखाते। समझ में आ गई बात? तो नोशनल खर्चे जो होते हैं वो केवल कॉस्ट में दिखाते हैं, फाइनेंशियल में नहीं दिखाते। आगे चले, इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इनकम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, इनकम की बात कर रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो फाइनेंशियल में हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा, कॉस्टिंग का कम रहेगा। क्या कह रहा है वो? हाँ जी, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, तो पहले ही बढ़ा हुआ है, दोबारा तो ना बढ़ाओगे। डिडक्टेड फ्रॉम, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम कर दोगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या एप्लीकेबल है? ठीक है, इट इज करेक्टिव एक्शन। हाँ जी, नहीं, करेक्टिव नहीं होता। करेक्टिव का तो मतलब होता है कि आपने गलती कर दी, सुधार कार्य। इट इज रिलेटेड विद द फ्यूचर, नहीं। इट चैलेंजेस द स्टैंडर्ड कॉस्ट, को तो चैलेंज कर ही नहीं सकते हम। इट एंड्स व्हेन द स्टैंडर्ड कॉस्ट को तब चैलेंज कर सकते हैं जब हमें ये लगे कि हमारे कंट्रोल से बाहर हैं चीजें। इट एंड्स व्हेन द टारगेट्स आर अचीव्ड, हाँ, जब हम टारगेट अचीव कर लेते हैं तब उसके बाद कॉस्ट को कंट्रोल करने का प्रोसेस खत्म कर देते हैं।
ध्यान से सुनो। हमने सबसे पहले टारगेट प्राइस बनाई कि हमारा प्रोडक्ट 100 रुपए में बिकेगा, तो मुझे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से टारगेट प्रॉफिट चाहिए, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 20 रुपए। तो हम कहते हैं आपकी टारगेट कॉस्ट 80 रुपए आनी चाहिए। अब आप एक्चुअल कॉस्ट देखते हो कि भैया और मटेरियल का खर्चा कितना आएगा, लेबर कितना आएगा, ओवरहेड कितना आएगा, ये सारे मिलाकर मान लो आपके आते हैं 82, तो इनको कम करते हो, तो कम करते 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 80 तक लाते हो। तो जब 80 तक आ जाता है तो आप अपना कंट्रोल करना बंद कर देते हो। तो आंसर हो गया डी। समझ में आ गया? When you attempt a reconciliation of profit as per financial account and cost account, the following is done. ठीक है, add under absorption of overhead in cost account if you start from the profit as per financial account. ये फाइनेंशियल का प्रॉफिट है, ये कॉस्ट का प्रॉफिट है। अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन खर्चे हैं, इसका मतलब खर्चे कम दिखाए तो प्रॉफिट ज्यादा है। कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि कॉस्टिंग में खर्चे एब्जॉर्ब दिखाते हैं, तो अगर अंडर रिकवरी है तो एब्जॉर्ब कम है, एक्चुअल ज्यादा है। फाइनेंशियल में एक्चुअल दिखाते हैं, यहाँ एब्जॉर्ब दिखाते हैं। फाइनेंशियल में एक्चुअल दिखाते हैं, कॉस्टिंग में एब्जॉर्ब दिखाते हैं। अब एब्जॉर्ब कम है तो अंडर रिकवरी होगा, तो खर्चे कम है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा, और यहां मैंने एक्चुअल दिए होंगे तो यहां मेरा प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, एड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो फाइनेंशियल से शुरू कर रहे हैं तो हम अंडर एब्जॉर्ब हैं, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम होगा तो जोड़ दोगे, यानी ए आंसर। अंडर एब्जॉर्ब कब होंगे? अंडर एब्जॉर्ब कब होंगे? जब हमारे एब्जॉर्ब खर्चे कम होंगे और एक्चुअल ज्यादा होंगे। ये फाइनेंशियल का प्रॉफिट है और ये कॉस्ट का प्रॉफिट है। यहां खर्चे हमारे एक्चुअल बेसिस पर आते हैं कि हमने जो एक्चुअल में खर्च करे। ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए एक्चुअल खर्च हुए और यहां आते हैं एब्जॉर्ब। अब अंडर एब्जॉर्ब है तो इसका मतलब हो सकता है 80,000 रुपए एब्जॉर्ब ही हो, ओवर एब्जॉर्ब होते तो 1,20,000 1,10,000 इससे ज्यादा। अब यानी खर्चे कम है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, खर्चे ज्यादा हैं तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम है, ये सिचुएशन होगी। अब दोनों बराबर करने के लिए फाइनेंशियल का प्रॉफिट लेके चलोगे तो ऐड कर दोगे, ये कह रहे हैं। आप समझ आ गया? ठीक है, तो बाकी चीजें गलत होंगी, पहला सही हो तो क्या? हो गया बेटा, रोकना। चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं इसको। 176 इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट्स आर, वो अभी तो करा है, जो खर्चे केवल कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब ओनली यानी फाइनेंशियल में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे नोशनल खर्चे तो आपका कॉस्टिंग में खर्चे रिकॉर्ड करते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसमें नहीं करते तो इसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट, यानी फाइनेंशियल के प्रॉफिट को कम कर दोगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी आंसर हो गया 1। व्हाट एंट्री विल बी पास्ड अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम? इंटीग्रेटेड का मतलब जब दोनों हम एक ही बुक में रखते हैं। फॉर परचेज ऑफ स्टोर्स ऑन क्रेडिट, उधार खरीद रहे हो आप। ठीक है, अगर आप उधार खरीद रहे हो तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी आपकी? स्टोर लेजर कंट्रोल टू क्रेडिटर्स। देयर इज ए लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल में लॉस है। चलो फाइनेंशियल और कॉस्टिंग, इसमें लॉस आ रहा है। डोनेशन नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट 6,000 रुपये। ठीक है, मतलब इसमें लॉस आ रहा है। ठीक है, और डोनेशन है जो कॉस्ट में शो नहीं करता। व्हाट वुड बी द प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट? तो देखो मान लेते हैं, हाँ जी चलो दे रखा है, सॉरी 10,600 का लॉस है। डोनेशन है 6,000 रुपये की, यानी डोनेशन देने के बाद, है ना? ठीक है, डोनेशंस नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट 6,000 रुपये। समझ गए बात को? हाँ जी, तो इसका मतलब कॉस्टिंग में तो हम नहीं देते ना, नहीं लिखते डोनेशन, तो इसका मतलब हमारा जो डोनेशन की वजह से लॉस है ज़्यादा है,
भाई डोनेशन खर्चा ही तो हुआ, तो खर्चे की वजह से लॉस बढ़ गया, यहां नहीं होगी तो लॉस कम होगा। लॉस यहां पर कितना होगा 4600, क्योंकि यहां डोनेशन नहीं होगी तो खर्चे नहीं होंगे तो लॉस कम होगा, तो जोड़ दो आप, यानी 4600 आंसर हो गया सी। समझ में आ गई बात? आप ये समझो कि फाइनेंशियल में डोनेशन है 6000 रुपए की, तब लॉस आ रहा है 10,600 का, तो डोनेशन से पहले कितने का लॉस होगा 4600 का, है ना, और लॉस बढ़ गया। तो यही कह रहे हैं कॉस्टिंग में ये नहीं है तो लॉस कितना होगा 4600 होगा पहले, ये मतलब है। अब समझ में आ गया? चलो, when you attempt reconciliation of profit as per financial and cost account the following is done। ठीक है, एड द, ये बताई चुका अभी, अंडर अब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये हो गया ना। इंटीग्रेटेड सिस्टम में जब एक साथ बनाते हैं हम, ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल जब इशू करते हो, जब डायरेक्ट मटेरियल आप इशू करते हो तो WIP को डेबिट करोगे प्रोडक्शन। जब आप डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन को इशू करते हो, इशू का मतलब मटेरियल कहाँ भेज रहे हो प्रोडक्शन को, तो प्रोडक्शन डेबिट करोगे, प्रोडक्शन की जगह WIP डेबिट करोगे। हाँ जी, इंटीग्रेटेड सिस्टम में अभी बताया, मटेरियल उधार खरीदोगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन स्टोर लेजर कंट्रोल, क्रेडिट द गिवर क्रेडिटर्स, राइट बेटा। चलिए, मैच द फॉलोइंग, रेलिवेंट कॉस्ट, जॉब इवैल्यूएशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जीरो बेस बजट। ठीक है, अब देखो रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब होता है स्पेशल सिचुएशन में, मतलब ध्यान से सुनो, जब कोई ऑफर आता है, ऑर्डर आता है, तब रेलिवेंट कॉस्ट की बात होती है, तो वो स्पेशल सिचुएशन होती है। रेगुलर काम कर रहे हो, मारुति कंपनी है, जैन बनाकर बेच रही है, एल्टो बनाकर बेच रही है, तो कोई रेलिवेंट कॉस्ट की बात नहीं आएगी, जो खर्चा आ रहा है वो रिकॉर्ड करेंगे। कोई ऑफर आता है एक्सटर्नल मार्केट से, तब हम सोचते हैं यार कम से कम कितने पैसे चार्ज करें, तो रेलिवेंट कॉस्ट यानी स्पेशल सिचुएशन। समझ में आ गई? जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है, यानी जॉब का असेसमेंट, जॉब का असेसमेंट करना जॉब इवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल पता है आपको, कैश 14 में, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिनल में, यानी ब्रेक इवन से रिलेटेड है। जीरो बेस बजट में डिसीजन पैकेज आता है। डिसीजन पैकेज समझते हो ना? डिसीजन पैकेज का मतलब होता है कि हम हर एक के लिए डिसीजन बनाते हैं कि भैया रुको, मेरे पास पैसे कितने हैं 10 लाख रुपए, है ना। अब 10 लाख रुपए में सबसे पहले कौन सा प्रायोरिटी है खर्चा, कौन सा काम करूं, रैंक बना दो, रैंक 1। सर अगर पैसे कम है तो ये काम ना मत रोको, क्योंकि इसके लॉसेस ज़्यादा होंगे और बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। अगर पैसा और है तो रैंक 2 वाला काम करो, अगर और पैसे हैं तो रैंक 3 वाला काम करो। तो इसको बोलते हैं डिसीजन पैकेज, ये जीरो बेस बजट में होता है। क्लियर हो गया पार्ट? चलो आगे चलें। चल, ट्रू एंड फॉल्स। नोशनल कॉस्ट एंड इम्प्यूटेड कॉस्ट मीन द सेम, वो एक ही होती है। कौन सी होती है नोशनल कॉस्ट? कि हम अपनी फैक्ट्री में बिजनेस चला रहे हैं तो फैक्ट्री का रेंट कॉस्टिंग में डालते हैं, जबकि पे नहीं करते। ठीक है, आइडियल फैसिलिटी एंड आइडियल टाइम आर द सेम, नहीं। आइडियल टाइम का मतलब होता है कि जब वर्कर खाली बैठे हैं, लाइट चली गई, ठीक है, स्ट्राइक कर दी, मटेरियल नहीं है, मशीन ब्रेक डाउन, ये आइडियल टाइम कहलाता है। आइडियल फैसिलिटी का मतलब होता है स्पेयर कैपेसिटी। आपके पास 4 रूम की बिल्डिंग है, 3 पर काम कर रहे हो, 1 पर काम ही नहीं कर रहे, वो कहलाता है आइडियल फैसिलिटी रिसोर्स। ये सेम नहीं है। ये होता है एक रूम खाली पड़ा है, ये होता है लाइट चली गई, वर्कर खाली हैं। ठीक है, आइडियल टाइम क्यों होता है? वर्कर खाली बैठे हैं। क्यों खाली बैठे हैं? सर लाइट चली गई, सर मशीन ब्रेक डाउन हो गई, सर रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं है, सर लेबर ने स्ट्राइक कर दी, इन वजह से। चलिए, जस्ट इन टाइम डील विद द कंट्रोलिंग डिफेक्ट इन टाइम, नहीं सर, जस्ट इन टाइम डील विद द एज एंड व्हेन रिक्वायर मटेरियल शुड बी अवेलेबल इन द फैक्ट्री। प्रोडक्शन शेड्यूल ऐसा बनाओ कि जैसे बने वैसे बिक जाए। मल्टीपल कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, नहीं। मल्टीपल कॉस्टिंग बैंकिंग में तो होता ही नहीं है ना,
मल्टीपल कॉस्टिंग तो मैन्युफैक्चरिंग में। सीवीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज सिंपल ब्रेक इवन एनालिसिस। हाँ ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस से तो होता है। चलिए हो गया बात। देखो जरा, फिल इन द ब्लैंक्स। ये कह रहा है कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन द पास्ट। संक कॉस्ट होती है वो कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके, पास्ट होती है। एनालाइज्ड इज यूज्ड प्राइमरी फॉर कंट्रोलिंग स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जो एनालाइज करते हैं उसको वैट कहते हैं, यानी विट्रल, एसेंशियल, डिजायरेबल। कैश 19 जो है हमारा वो किसके लिए है, जॉइंट कॉस्ट के लिए है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% है, पीवी रेशियो 20% है, तो प्रॉफिट कितना होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, यही तो होता है ना। तो 30% है ये, और पीवी रेशियो 20% है, तो प्रॉफिट रेशियो कितनी हो जाएगी, 30% इंटू 20%, यानी 6%। फ्लेक्सिबल बजट रिकॉग्नाइज द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल का ब्रेकअप होता है, ठीक है। चलिए मैच करना इसमें। नोशनल कॉस्ट, लेबर टर्नओवर, कॉस्ट अकाउंटिंग 10, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जस्ट इन टाइम। सोचो, नोशनल कॉस्ट कौन सी होती है, अपने ही घर में रह रहे हैं तो किराया, इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है, अभी तो बताया है ना। नोशनल कॉस्ट होती है इम्प्यूटेड कॉस्ट। लेबर टर्नओवर, लेबर का आना जाना, कौन से मेथड होते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड होता है, सेपरेशन मेथड होता है, फ्लेक्स मेथड होता है, तो रिप्लेसमेंट। हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटिंग 10 होता है डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एस्केलेशन क्लॉज, मतलब कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भैया 10 लाख रुपए में हमारा ये काम हम आपको करके दे देंगे, अगर मटेरियल लेबर के रेट बढ़े तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ जाएगा, एस्केलेशन क्लॉज होता है कॉन्ट्रैक्ट में। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी बताए कि भाई जितना प्रोड्यूस करो उतना बिक जाए, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ ताकि वेयर हाउस में स्टोर ना करना पड़े, ठीक है, राइट। चलिए आगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स। चलिए, प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ टू वेरिंग फैक्टर, सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। नहीं सर, प्रॉफिट तो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, फिक्स कॉस्ट भी तो हो सकती है। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट ठीक है, पर फिक्स कॉस्ट भी तो है। गलत। बिन कार्ड इज ए रिकॉर्ड ऑफ बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू, फॉल्स। स्टोर लेजर में होता है, बिन कार्ड में केवल, हाँ जी, बिन कार्ड में दोनों नहीं होती, वो स्टोर लेजर में होता है। ओवर टाइम प्रीमियम इज डायरेक्टली असाइन टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ट्रू। ओवर टाइम प्रीमियम हम कॉस्ट में डायरेक्टली चार्ज कर लेते हैं। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में वो खर्चे जो केवल फाइनेंशियल में दिखाते हैं, ठीक है, वो फाइनेंशियल प्रॉफिट में जोड़ देते हैं, सही बात है। कॉस्ट का प्रॉफिट फाइनेंशियल, जो खर्चे केवल फाइनेंशियल में दिखाते हैं जैसे इंटरेस्ट पेड, डोनेशन पेड, है ना, टैक्स पेड, तो खर्चे दिखाने की वजह से इसका प्रॉफिट कम आ जाता है, ठीक है। तो दोनों बराबर करने के लिए प्रॉफिट में जोड़ दो, ट्रू है। पीवी रेशियो का मतलब है कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी, सही है, क्योंकि रेट है ये रेट है, किस रेट से मैं प्रॉफिट कमाता हूं, ठीक है। हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। कॉस्ट आर हिस्टोरिकल विच आर इनकर्ड इन द पास्ट। संक कॉस्ट होती हैं, संक कॉस्ट होती है ना जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी होती हैं, इनका डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट इज एडिड टू द इन्वेंट्री। एब्जॉर्ब, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन टोटल कॉस्ट पर होता है। टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, इसलिए फिक्स कॉस्ट लिख दी। कॉस्ट अकाउंटिंग 2 डील्स विद द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन कैपेसिटी। कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए 2 आता है, ठीक है। इज द समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट, सारे फंक्शनल बजट, रिवेन्यू, खर्चे, है ना, सेल्स बजट, एक्सपेंस बजट, मास्टर बजट कहलाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक। कॉस्ट को कंट्रोल करना, क्योंकि हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके वेरिएंस को एनालाइज करते हैं कि किसकी गलती है ताकि ये दोबारा ना हो, ठीक बात। चलिए बेटा, देखिए 188 में कहता है मैच करो दोनों को, ठीक है। फार्मा इंडस्ट्री का मतलब फार्मास्यूटिकल, तो बता रखा था बैच कॉस्टिंग, कोई डाउट ही नहीं है।
क्योंकि जब प्रोडक्ट हम बैच में बनाते हैं तो दवाइयाँ जो होती हैं वो लॉट में बनती है, दवाइयाँ हो गई, बिस्किट हो गए, इस टाइप के। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लगाते हैं, ओके, तो वेरिएंस में लगाएंगे हम, तो ये ध्यान रखना, देख लो वेरिएंस, ठीक है। असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट ऑफ जॉब, यानी किसी भी एम्प्लॉय का असेसमेंट करना उसकी जॉब के हिसाब से, यानी मेरिट, मेरिट देना उसको। रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस है, रॉयल्टी का मतलब डायरेक्टली एलोकेटेड हो गया ना, तो डायरेक्ट एलोकेशन हो गया। CAS 19 जॉइंट कॉस्ट का है, देख लो, ठीक है, ये हो गया आपका जॉइंट कॉस्ट का। चलिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बिन कार्ड इज मेंटेन बाय कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, बताओ, नहीं, बिन कार्ड स्टोर डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। सी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 डील विद द प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नहीं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस का नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड is followed for evaluation of equivalent production when prices are fluctuating, नहीं, बता रखा था, जब आपकी प्राइस फ्लक्चुएट होती हैं, है ना, जब आपकी प्राइस फ्लक्चुएट होती हैं तो आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, इक्विवेलेंट वाले में, सोच के बताओ। हाँ जी, ये बेटा ट्रू है, जब भी आप प्राइस फ्लक्चुएट करते हो ना, मतलब बढ़ती घटती रहती हैं, तो फीफो मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि जो पहले आया वो पहले जाएगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो रिमेन कांस्टेंट एट ऑल, ये रेट है, ट्रू है। प्रिंसिपल फैक्टर इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस बजट, हाँ जी, प्रिंसिपल फैक्टर इज द, मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेन फैक्टर को डिटरमाइन करना, बिल्कुल ठीक है। चलिए, fill in the blanks. Differential cost is the change in cost due to change in level of activity from one to another. भाई देखो, इसका मतलब क्या है, हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं मान लो, तो कॉस्ट मेरी आ रही है 1,00,000 रुपए। अगर मैं 12,000 बना रहा हूं तो मेरी कॉस्ट आ रही है 1,30,000, तो डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी कहलाएगी, 30,000। मतलब लेवल चेंज होने से कॉस्ट में कितना चेंज आता है वो डिफरेंशियल कॉस्ट होती है। तो ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी या काली एक्टिविटी, ठीक है, स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर, ये 13 लिस्ट याद कर लेंगे। कॉस्ट 13 जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, ठीक है, वो है कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर के लिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉस्ट यूनिट इज पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बिल्डिंग बनाने का, रोड बनाने का, डैम बनाने का, तो पर प्रोजेक्ट है ना, पर कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर प्रोजेक्ट भी कह सकते थे, पर कॉन्ट्रैक्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग इज द, हाँ जी, मार्जिनल कॉस्ट इज द ऑफ सेल्स ओवर कंट्रीब्यूशन, बताओ, सेल्स ओवर कंट्रीब्यूशन, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो वही तो हो गया। मार्जिनल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कंट्रीब्यूशन व्हेन एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर मेरी एक्चुअल कॉस्ट कम होगी स्टैंडर्ड से, मान लो 10,000 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए और एक्चुअल में 9,000 रुपए आई, तो फेवरेबल होगा ना, ठीक है। और ज्यादा आई, अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आई स्टैंडर्ड से, तो एडवर्स होगा। राइट, ये भी सिंपल है। इम्प्यूटेड कॉस्ट बता रखा था, हाँ जी, इम्प्यूटेड कॉस्ट नॉट इन्वॉल्व इन कॉस्ट कैश आउटले। इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पैसा जाता नहीं है एक्चुअली में, कैश आउटफ्लो नहीं होता। जैसे हम अपने मकान में रह रहे हैं तो किराया, अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री का रेंट कोई पे नहीं कर रहे। एफएसएन एनालिसिस, ठीक है, क्लासिफाइंग मटेरियल, मटेरियल को क्लासिफाई करने का तरीका होता है। कैप्टिव पावर प्लांट एक्सपेंसेस, कैप्टिव पावर प्लांट, कैपिटल मतलब
पावर प्लांट के खर्चों को, तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाते हैं। एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, एबनॉर्मल लॉस कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में। वेरिएंस एनालिसिस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अभी बताया था। हाँ जी, ट्रू एंड फॉल्स। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड टू ए जॉब यूजुअली बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड रेट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जॉब का मतलब प्रोडक्ट पर कैसे अप्लाई करते हैं, पहले से जो रेट अप्लाई करते हैं, यानी रिकवरी रेट। प्री डिटरमाइंड रेट को क्या बोलते हैं आप, रिकवरी रेट, स्टैंडर्ड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट। प्री डिटरमाइंड रेट क्या होता है, बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। अब बेस कोई भी हो सकता है, आउटपुट ले लो, नहीं, इस रेट से, इसको बोलते हैं रिकवरी रेट, इसको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड रेट, इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन रेट। इस रेट से हम फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करते हैं, ठीक है। 19 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एक्साइजेबल गुड्स नहीं सर। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट मेक्स द कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंसिंग। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ऑटोमेटिकली कॉस्ट लेजर को मेंटेन कर लेता है, बैलेंसिंग कर लेता है अपने आप ही। FIFO मेथड इज यूज्ड व्हेन प्राइस आर फ्लक्चुएटिंग, ये ट्रू है। स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। आप ध्यान से देखो, दोनों में फर्क बता देता हूं। जब हम एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कॉस्ट का इंडस्ट्री के एवरेज के हिसाब से कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। और जब हम अनुमान लगाते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए पिछले साल के बेस पर, तो उसको बोलते हैं बजट। यानी ये विद इन द इंडस्ट्री के बेस पर अंदाजा लगाने और ये इंडस्ट्री के बेस पर अंदाजा लगाने, तो ये इंटर रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट नहीं हुए, ना ही इंटर रिलेटेड, दोनों सेपरेट है, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ जी, इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन सो एज टू कीप द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विद इन द सेट पैरामीटर। क्या प्रोसेस है कि रेगुलेटिंग द एक्शन, काम को रेगुलेट करना ताकि कॉस्ट विद इन द सेट पैरामीटर है, कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करोगे तो कॉस्ट पैरामीटर के अंदर रहेगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट इज एडेड टू द इन्वेंट्री, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन टोटल कॉस्ट पर होता है, वेरिएबल प्लस फिक्स। तो वेरिएबल तो होगा ही होगा, मार्जिनल में भी एब्जॉर्प्शन में भी, पर एब्जॉर्प्शन में फिक्स कॉस्ट भी जुड़ जाती है, ठीक है। चल ये बता रखा है। 13 इज द स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। हाँ जी बताओ, किस लेवल पर कंट्रीब्यूशन बराबर होगा फिक्स कॉस्ट, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पर ही तो कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा, फिक्स कॉस्ट के। भाई देखो ना, सेल्स मान लो 1 लाख रुपए की, लेस वेरिएबल कॉस्ट 80,000 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20,000। अब फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा, तो अगर फिक्स कॉस्ट भी 20,000 रुपए की है तो प्रॉफिट 0, यानी ब्रेक इवन कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। द डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द बजटेड ऑर्गेनाइजेशन बजटिंग प्रोसेस इज नोन एज, हाँ जी एक मिनट, वो डॉक्यूमेंट जो बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करता है, बजटिंग प्रोसेस को, बजट कहलाता है। वो क्या कहलाएगा बेटा, बजट। वो क्या कहलाएगा, बजट, क्योंकि बजट की डेफिनेशन यही है कि बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन में बजटिंग प्रोसेस को डिफाइन करता है, ठीक है। वैसे और बोले तो बजट की डेफिनेशन क्या होगी, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्शन इन करंट, कि फ्यूचर में हम पहले से अंदाजा लगा ले कितना बेचेंगे, कितना से प्रोडक्शन करेंगे, कितना मटेरियल कंज्यूम होगा, कितना मेटल खरीदना है, ये सारे हम बजट बना के चलते हैं, इनको फंक्शनल बजट कहते हैं। चलिए मैच करना है। कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट, राइट भाई, क्या होगी, हाँ जी कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा बताओ, क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस ये होगा इनमें से। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है,
ये 1 है, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट यूनिट, इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट यूनिट। डीमेरिट ऑफ सेंट्रलाइज्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन बता रखा है। अगर सारे के सारे परचेज डिपार्टमेंट एक जगह हो जाएं, हेड ऑफिस दिल्ली में, एक बॉम्बे में है ब्रांच, एक कलकत्ता में है ना, एक चेन्नई में है, तो इन सब का अगर सेंट्रलाइज कर देंगे परचेज सिस्टम के, भैया दिल्ली वाले खरीदेंगे, फिर वो बॉम्बे को, चेन्नई को, कोलकाता को, हैदराबाद को, है ना, लखनऊ को भेजेंगे, तो भेजने का खर्चा ज़्यादा आएगा। तो सबसे बड़ा डिमेरिट यही है, हाई कॉस्ट। तो कॉस्ट शीट का कंपोनेंट क्या है? रेफरेंस टू द जॉब, कि जॉब को रेफर करना। चलिए, ट्रू एंड फॉल्स। बाई प्रोडक्ट में अंडरगो फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर सेल। में आ रहा है, बाई प्रोडक्ट को आप दोबारा प्रोसेस मतलब और आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हो बेचने से पहले, जरूरी नहीं है, कर भी सकते हो, ठीक है। बाई प्रोडक्ट हो गया, जैसे छाछ, हम मिल्क को क्रश कर रहे हैं, है ना, तो बटर निकला, बटर मिल्क निकला। तो बटर मिल्क को भी आगे हम क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, कि हम इसमें क्या करें, इंग्रेडिएंट्स और डाल दें, समझ गए, और ऐसा भी बेच सकते हैं। मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द गिवन, देखो एक मिनट, मे का मतलब ये नहीं है कि करना ही करना है, नहीं, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। तो और ये भी नहीं है कि नहीं बाई प्रोडक्ट तो निकलते ही बेच देंगे, बाई प्रोडक्ट कभी फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, बाई प्रोडक्ट को भी फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। इसका सही एग्जांपल दूं तो पेड़ जब काटते हैं तो उनकी जो छाल होती है, बार्क, उनको हम लैंडस्केप या लुब्रिकेंट मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस करके, ठीक है बेटा, राइट। जो बार्क होती है ना हमारी, बार्क का मतलब होता है पेड़ों की छाल, इनको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या लैंडस्केप मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर फर्दर प्रोसेस। चलिए, मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द गिवन प्रोडक्ट इनटू कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या कह रहे दोबारा पढ़ो, मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द गिवन प्रोडक्ट, विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द गिवन प्रोडक्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल हुआ ना, ये तो डायरेक्ट मटेरियल हुआ, इनडायरेक्ट कहाँ हुआ? इनडायरेक्ट तो कॉमन होता है, इनडायरेक्ट तो कॉमन होता है, जैसे भाई चेयर बना रहे हो तो कीले, फेविकॉल, ये तो इनडायरेक्ट हुआ। अब चेयर बना रहे हैं तो मान लो सनमाइका डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है, लकड़ी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल हुआ। इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर रिजल्टिंग इन लो कॉस्ट। लेबर टर्नओवर का मतलब आना जाना, अगर लेबर का आना जाना बढ़ रहा है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगी? प्रोडक्टिविटी तो कम होगी। आप सोचो ना, मेरे पास 100 लेबर हैं, ठीक है, इसमें से 20 लेबर छोड़ के जा रहे हैं और नए आ रहे हैं, तो भाई जो नए आएंगे वो एकदम काम नहीं सीखेंगे, तो उनका काम करने का एफिशिएंसी पार्ट तो कम होगा ना, नहीं, तो डिक्रीज होगा और कॉस्ट बढ़ेगी। फॉल्स। इन केस ऑफ मटेरियल डेट सफर लॉसेज इन वेट ड्यू टू इवेपोरेशन एटसेट्रा, मतलब अगर मटेरियल उड़ जाता है, इवोपरेट, जैसे चाय बना रहे तो पानी दूध उड़ जाएगा, इशू प्राइस ऑफ मटेरियल इज इन्फ्लेटेड टू कवर अप द लॉसेस। नॉर्मल लॉस ये तो होता है, क्या मतलब है, मान लो आपने 100 लीटर मटेरियल प्रोसेस करना है, ठीक है, 20 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गया 2000 रुपये। अब इसमें से 20 का लॉस होना ही होना है, इवेपोरेट हो जाएगा, तो आप कहोगे ना 80 की कॉस्ट 2000 है, तो बढ़ जाएगी, इन्फ्लेट हो जाएगी, ये कह रहा है वो। मटेरियल डेट सफर लॉस इन वेट ड्यू टू इवेपोरेशन, उड़ने के कारण अगर वेट में लॉस हो जाता है, पहले 100 लीटर था अब 80 लीटर, तो इशू प्राइस क्या होता है, वो इन्फ्लेट हो जाती है ताकि लॉस को कवर करने पाए, तो पहले 20 रुपये था 25 रुपये हो जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट बढ़ जाती है। पेनल्टीज एंड फाइन्स आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पेनल्टी और फाइन तो लेते ही नहीं है भाई कॉस्ट में,
सही क्या है, पेनल्टीज एंड फाइन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। ठीक है, क्यों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस विच इज टू बी इनकर टू प्रोड्यूस द गुड्स। पेनल्टी माल को बनाने में नहीं करते हम, पेनल्टी तो आपकी लापरवाही है, तो लापरवाही वाले खर्चे आपके कॉस्टिंग पीएल में जाते हैं। चलिए 196 पर आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट में, ठीक है, norm is applied as a scale of reference for assessing actual cost to serve as the basis of, मतलब सिंपल ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट को हम किससे कंपेयर करें ताकि असेसमेंट हो पाए कॉस्ट कंट्रोल के लिए। तो भाई किससे करोगे? बजटेड कॉस्ट से, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट से, है ना। तो बजटेड कॉस्ट लिख लो, स्टैंडर्ड कॉस्ट लिख लो, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट लिख लो, ठीक है। मटेरियल ट्रांसफर नोट, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एक लेटर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ट्रांसफरिंग द मटेरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, डॉक्यूमेंट कह लो, लेटर कह लो, ठीक है। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर टाइम वर्किंग इज इनकरिंग, हाँ जी, ओवर टाइम में अगर आप काम कराओगे तो क्या लॉस होता है बताओ? लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है एक्स, क्योंकि ओवर टाइम में रेट डबल होता है। दोपहर मतलब 10 से 6 के बीच में अगर लेबर 100 रुपये घंटा ले रहे हैं तो 6 बजे के बाद वो 200 रुपये घंटे लेंगे, तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कैपेसिटी से, कैपेसिटी डिटरमाइन को डील करता है, वेयर द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट आर मेंटेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, दोनों अलग, ये कॉस्ट अकाउंट, ये फाइनेंशियल अकाउंट, तो रिकॉन्सिलेशन की जरूरत पड़ती है। इट इज इंडिस्पेंसिबल टू रिकनसाइल द मैच द डिफरेंस इन द प्रॉफिट ऑफ टू सेट ऑफ बुक्स, ठीक है। चलिए मैच, करिए। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज्यादा होगी, ठीक है, हाँ जी, बताओ क्या होगा? ये स्टॉक की बात कर रहे हैं, लेबर की नहीं। स्टॉक टर्नओवर रेशो ज्यादा होगी, स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या होता है? मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड, ध्यान से सुनो, मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो ये ज्यादा होने का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर कम होना, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला पार्ट ये कम होना, ये कम होगा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं साल भर में मटेरियल कंज्यूम करता हूं तो गोदाउन में कम रखता हूं, तो एफिशिएंट यूज ऑफ स्टॉक होगा। जितना एवरेज स्टॉक कम होगा उतनी टर्नओवर रेशियो बढ़ेगी, उतना फायदा है, उतना आप ब्लॉकेज कम रखोगे, उतना फटाफट मटेरियल आएगा, फटाफट कंज्यूम होकर फटाफट बनेगा। यानी आप बेकार मटेरियल स्टॉक में नहीं रखोगे। जॉब इवैल्यूएशन, है ना, जॉब को इवैल्यूएट कर रहे हो, यानी रेशनैलिटी इन वेजेस स्ट्रक्चर, ठीक है। सैलरी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर की सैलरी क्या है बताओ? हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है। बाई प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, बाई प्रोडक्ट की जो वैल्यू है इन सब में कहां जाएगी? हाँ जी, बाई, को प्रोडक्ट मत कहना, को प्रोडक्ट समझते हो क्या होता है? को प्रोडक्ट होता है जब कंपनी में दो प्रोडक्ट सेम टाइम पर प्रोड्यूस हो अलग अलग प्रोसेस से। जैसे मारुति कंपनी है तो एल्टो बना रही है और जैन बना रही है, दोनों का प्रोसेस अलग अलग है, प्रोसेस अलग अलग है बट प्रोडक्शन टाइम सेम है, उसको को प्रोडक्ट कहते हैं। तो बाई प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लो। मास्टर बजट किसको कहोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस बजट होता है जिसमें रेवेन्यू माइनस सारे खर्चे, ठीक है, पीएल बजट। चलिए हाँ जी, ट्रू एंड फॉल्स। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज यूनिक मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू डिटरमाइन कॉस्ट एक्यूरेटली। नहीं नहीं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग तो क्या होता है कि सभी इंडस्ट्री में, मतलब इंडस्ट्री में सभी कंपनी सेम मेथड को फॉलो करती हैं, ठीक है। अगर एक कंपनी मार्जिनल फॉलो कर रही है तो दूसरी भी मार्जिनल फॉलो करेगी, एक एब्जॉर्प्शन फॉलो कर रही है तो दूसरी भी सेम मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉलो करें ताकि कंपैरिजन हो सके। when overtime wages are incurred due to general policy of company arising due to lack of capacity, normal wages are treated as direct labor cost and premium on overtime is treated as factory, नहीं,
जब ओवर टाइम आप, जनरल पॉलिसी है हमारी कि भैया ये तो होता ही है, हमारे पास कैपेसिटी कम है तो लेबर को बिठाना ही पड़ेगा, तो दोनों को लेबर कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, ठीक है। मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड को डायरेक्ट कॉस्ट कैसे कह दोगे, चाहे कोई सी भी कॉस्टिंग हो। भाई ओवरहेड कहोगे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहोगे, ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड है, अब वो वेरिएबल भी हो सकता है फिक्स्ड भी, तो है तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, प्राइम कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आर इंटरचेंजेबली यूज्ड फॉर द सेम टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है सर्विस सेक्टर, ठीक है, और ऑपरेशन को हम प्रोसेस कह सकते हैं, तो ये गलत है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर एस्टिमेटेड कॉस्ट दैट आर लाइकली इन द फ्यूचर प्रोडक्शन पीरियड। एस्टिमेटेड कॉस्ट तो ठीक है, दैट आर लाइकली इन द फ्यूचर प्रोडक्शन पीरियड नहीं, ये तो टारगेट होती है कि इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, वो थोड़ा ना आ जाएगी, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए फॉल्स। अगर ये ट्रू कब होता, दैट शुड बी होता, उतनी होनी चाहिए, लाइकली की जगह शुड भी होता तो ट्रू बन जाता कि भाई ये टारगेट दे रहे हैं आपकी कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, ठीक है। लाइकली का तो मतलब ये होगा इतनी होगी भैया, नहीं विल नहीं ना, नहीं तो वेरिएंस खत्म हो जाएंगे। अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो वेरिएंस 0 हो जाएगा मेरा। चलिए फिर इन द में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, विद इन, हाँ ठीक है, फिक्स कॉस्ट बढ़े घटे हो ना हो ये तो कांस्टेंट रहेगी। पीवी रेशियो रिमेन कांस्टेंट, रिमेन नो चेंज, कुछ भी कह सकते हो। इन ग्राफ शोइंग एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर क्वांटिटी इज 0 द टोटल कॉस्ट लाइन कट द कॉस्ट एक्सेस एट फिक्स कॉस्ट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतना मार्जिन ज्यादा होता है। चलिए तो फिक्स कॉस्ट पर कट करता है। प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द वैल्यू ऑफ, कौन सा लॉस, व्हेन स्क्रैप वैल्यू इज 0 इंडिकेट द टाइप ऑफ लॉस। स्क्रैप वैल्यू 0 है, ठीक है, तो क्रेडिट क्या होगा, जब प्रोसेस अकाउंट बनाओगे तो यहां लिखते हो नॉर्मल लॉस, क्वांटिटी और अमाउंट, तो जब स्क्रैप वैल्यू 0 तो नॉर्मल लॉस नहीं, एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी अमाउंट, तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस होगा। व्हेन स्पेशल मटेरियल इज परचेज फॉर डायरेक्ट यूज इन द जॉब, एक जॉब में मैंने एक स्पेशल मटेरियल खरीदा, ठीक है, तो कौन सा अकाउंट आप डेबिट करोगे, WIP अकाउंट, प्रोडक्शन अकाउंट। हाँ जी, वीड ये तो बता ही चुके हैं, है ना, क्या होता है, वैल्यू इज एन प्राइमरी यूज फॉर कंट्रोल ऑफ कंपोनेंट ऑफ या स्पेयर, मतलब स्पेयर पार्ट को कंट्रोल करने के लिए होता है। चलिए मैच करना है, कैश डिस्काउंट, रुकना, चले बेटा 200 देखो क्या करें, मैच। कैश डिस्काउंट अलाउड कॉस्ट शीट में नहीं आता है ना, कॉस्ट शीट में हम नहीं दिखाते, नॉट शोन इन कॉस्ट शीट बट डेबिटेड टू द, तो है PL में डेबिट करते हैं। एसोलेशन क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। 19 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, बता रखा था अभी जॉइंट कॉस्ट वाला पार्ट, जॉइंट कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कहाँ है इम्प्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती तो वो भी हुई, नोशनल कॉस्ट समझते हो ना, हम अपनी फैक्ट्री में काम करें तो फैक्ट्री का रेंट किसी को देना नहीं पड़ रहा। जीरो बेस बजटिंग, ठीक है, डिसीजन पैकेज, जीरो बेस बजटिंग का मतलब डिसीजन पैकेज, समझ गए। डिसीजन पैकेज क्या होता है कि जब आपके पास फंड्स लिमिटेड हो कि भैया मेरे पास तो 10 लाख रुपए हैं, तो मैं इसमें पहले वो काम करूंगा जिसमें फायदा सबसे ज्यादा होगा, रैंकिंग 1 बनाओगे, फायदा बहुत ज्यादा होगा, अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो लॉस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर पैसा बचेगा तो R2, फिर पैसा बचेगा तो R3, रैंकिंग के, इसको बोलते हैं डिसीजन पैकेज, तो ये जीरो बेस बजटिंग में होता है। चलिए स्टेट वेदर, ट्रू एंड फॉल्स, मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है, मल्टी बैंकिंग में तो होती ही नहीं है। स्लो मूविंग मटेरियल हैव ए हाई टर्नओवर रेशियो, स्लो मूविंग मटेरियल मतलब मटेरियल आया पड़ा हुआ है, यानी टर्नओवर रेशियो क्या होती है,
मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो अगर हाई टर्नओवर रेशियो होगी तो ये कम होगा, फास्ट मूविंग होगा। अगर स्लो मूविंग है तो एवरेज स्टॉक ज़्यादा होगा, है ना, एवरेज स्टॉक आपका ज़्यादा होगा। ये न्यूमरेटर ये डेनोमिनेटर, जितना डेनोमिनेटर ज़्यादा होगा उतना टर्नओवर रेशियो कम आएगी। तो ये तो फॉल्स हो गया। सही कब होता, फास्ट मूविंग आइटम लिखा होता तो सही होता, या स्लो मूविंग आइटम हैव लो टर्नओवर रेशियो तब ट्रू होता। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट मेक्स, अभी तो बताया, देर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बैच एंड कैरिंग कॉस्ट। नहीं सर, कैरिंग कॉस्ट और बैच साइज में, बैच साइज में, हाँ जी बताओ। बैच का साइज का मतलब एक बार में ज्यादा यूनिट बनाऊंगा, एक बार में ज्यादा यूनिट बनाऊंगा तो उसके आधे को दान में रखूंगा। ध्यान से देखो, अगर मैं एक बार में 100 यूनिट बनाऊं तो आधे को दान में रखूंगा, एक बार में 200 बनाऊं तो आधे को दान में रखूंगा। तो जितना बैच का साइज ज्यादा होगा भाई, एवरेज स्टॉक बढ़ेगा, कैरिंग स्टॉक बढ़ेगी। तो देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन। तो ये फॉल्स हो गया। मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो द आइडेंटिफेबिलिटी विद द वाइस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट तो ओवरहेड में होता है ना। चलिए, प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ टू वेरिंग फैक्टर, सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी तो होती है, फॉल्स। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। बिन कार्ड में दोनों होती हैं, क्वांटिटी और वैल्यू। नहीं, बिन कार्ड में केवल क्वांटिटी, स्टोर लेजर में दोनों होती हैं। ओवर टाइम डायरेक्टली असाइन टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओवर टाइम प्रीमियम कॉस्ट से, मतलब प्रोडक्ट से डायरेक्टली चार्ज कर लेते हैं। इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक्सपेंस जो केवल फाइनेंशियल में दिखाते हैं, एडिड टू द फाइनेंशियल प्रॉफिट, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉफिट है, खर्चे दिखा रहा हूँ, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, तो ये खर्चे दिखाकर प्रॉफिट आ गया। अब दोनों को बराबर करना है, तो खर्चे दिखाने से ये प्रॉफिट कम हो गया, यहाँ दिखाई नहीं, तो इसका मतलब ऐड कर दूंगा तो दोनों बराबर आ जाएंगे। सही है। द बेसिक अजम्पशन अंडर डायरेक्ट कॉस्टिंग इज ऑपरेशनल इज दैट कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो रिमेन कांस्टेंट एट ऑल। डायरेक्ट कॉस्टिंग मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग, ट्रू है। पीवी रेशियो सेम रहती है, आप 10,000 यूनिट बनाओ तो भी रेट सेम रहेगा, 20,000 बनाओ तो भी रेट सेम है, 40,000 बनाओ तो भी रेट सेम, क्योंकि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का मतलब पीवी रेशियो रेट होता है। परफॉर्मेंस बजट इज सिनोनिम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सही है, पर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्मेंस बजट ही तो कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। एनी डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड कैन बी क्विकली डिटेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल appoint that company can take appropriate action to eliminate inefficiency or take advantages of efficiency। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यही तो होता है कि आप, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कि आप प्राइस फिक्स कर लेते हो कि भैया 10 रुपये से खरीदना है, अगर आपने 12 रुपये से खरीदा तो इसके लिए परचेज मैनेजर जिम्मेवार है, तो उसको बुलाकर बोलते हो कि आपने परचेज प्रोसीजर फॉलो नहीं करा, इसलिए आप की वजह से हमारा नुकसान हुआ तो सैलरी कटेगी। तो आप एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हो, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मींस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। चलिए, हाँ जी। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो पास्ट में इनकर होती है, संक कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग में फर्क नहीं डालती। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट जोड़ते हैं। कॉस्ट अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। मास्टर बजट सारे फंक्शनल बजट की समरी है, पीएल बजट। रेवेन्यू बजट मतलब सेल्स बजट माइनस खर्चे, एक्सपेंस बजट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट, है ना, प्रोडक्शन बजट, ये सारे खर्चे माइनस करके रेवेन्यू में से पीएल आ जाता है, उसको मास्टर बजट कहते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करके जो डिफरेंस आता है, फिर हम रेमेडियल एक्शन लेते हैं कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिफेबल एक्सपेंस टू एनी डिपार्टमेंट एलोकेशन कहलाता है, डायरेक्टली एलोकेटेड। आइडेंटिफेबल का मतलब कि कोई एक मशीन है, उसका किराया दे रहे हैं और वो मशीन केवल 3 डिपार्टमेंट में से सी में है, तो उसका किराया तीनों में नहीं बटेगा, सी में जाएगा, दैट इज एलोकेशन। अगर तीनों में बटता तो अपोर्शनमेंट। बाई प्रोडक्ट में अंडरगो फर्दर, बिल्कुल अभी तो बताया है, जैसे पेड़ों की छाल से हम क्या कर सकते हैं,
फ्यूल बना सकते हैं और लैंडस्केपिंग मटेरियल बना सकते हैं, तो मे बी, ठीक है, ट्रू है। मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द गिवन प्रोडक्शन यूनिट कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड, नहीं, डायरेक्ट मटेरियल होता है। लेबर टर्नओवर बढ़ रही है, आना जाना, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फॉल्स। डिक्रीज होती है क्योंकि ज़्यादा लेबर छोड़ के जाएंगे, फिर नए लेबर आएंगे तो वो धीरे धीरे काम करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। मटेरियल, इन केस ऑफ मटेरियल डेट सफर लॉसेज इन वेट, ये हो चुका है अभी ना, ठीक है, ट्रू है ये। पेनल्टीज और फाइन हम नहीं लेते हैं कॉस्ट में। केमिकल वर्क, सोप मेकिंग, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, सही है, यही तो होते हैं। इनमें प्रोडक्ट प्रोसेस के थ्रू बनता है, वेयर द आउटपुट ऑफ वन बिकम द इनपुट ऑफ सेकेंड। हाँ जी, स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज द पॉइंट बियॉन्ड द इनपुट फैक्टर आर कॉमनली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट, नहीं। आफ्टर दिस पॉइंट जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट गेन इंडिविजुअली आइडेंटिटी। Split off point is the point beyond input factor that are commonly used for production of multiple product which can be either joint product or by product. इस पॉइंट के बाद joint product और by product gain individually identity। हाँ, ये ठीक है, ये सही है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट होता है जब कॉमन प्रोसेस से सारे प्रोडक्ट अलग अलग आ जाते हैं और इसके बाद अगर जॉइंट है या बाई, सबकी अलग अलग पहचान होती है। चलिए, इन स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये ठीक है। हाँ जी, डिटरमाइन, प्री डिटरमाइन कॉस्ट, ठीक है, ये हो चुका था। मटेरियल ट्रांसफर नोट, एक जॉब से दूसरी जॉब, डॉक्यूमेंट कहलाता है, लेटर कहलाता है, ठीक है। ओवर टाइम वर्किंग का क्या डिसएडवांटेज है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग 2 में कैपेसिटी, ठीक है, ये भी हो गया, रिकंसाइल करते हैं, ठीक है। सेल्स बजट स्टार्टिंग पॉइंट होता है मास्टर बजट का, रिवेन्यू बजट। चलिए, हो गए। चलिए बेटा, अब देखो दिसंबर 24 के क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज मीन फॉर डिस्टिंक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, कैसे होता है, एलिमेंट वाइज, है ना। चलिए, अब ये कह रहा है, ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन दैट वाज नॉट चूजन। कायदे से मैं तो बताऊं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी है, ये होना चाहिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन दैट वाज चूजन, है ना, या ये होना चाहिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। चलो कोई बात नहीं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है यानी इम्प्यूटेड कॉस्ट, ये गलत है, इम्प्यूटेड कॉस्ट, ठीक है। हाँ जी, बाई प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड सीड और मस्टर्ड ऑयल मेन प्रोडक्ट होते हैं, डीजल और पेट्रोल मेन प्रोडक्ट, दही और बटर दोनों मेन प्रोडक्ट, एडजिबल ऑयल और ऑयल केक ही होते हैं आपके बाई प्रोडक्ट। चलिए, अभी कहता है 45,000 बेयरिंग पर एनम हमारी कमिटमेंट है, 20 पैसे इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग पर मंथ है, नॉट पर एनम। एक महीने में एक यूनिट को होल्ड करने में 20 पैसे, यानी 12 × 20 पैसे, यानी 2 रुपये 40 पैसे पर एनम हो गई। अगर इकोनॉमिक बैच 3000, यानी एक लॉट में 3000 यूनिट बनाऊं, तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी ऑप्टिमम रन पर। तो सबसे पहले तो है फॉर्मूला होगा 2 एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू सेटअप कॉस्ट। ये रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी अभी, ये सेटअप कॉस्ट आएगी। कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट 20 पैसे है पर यूनिट पर मंथ, तो पर एनम बराबर 3000। इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ रहा है 240, ठीक है, ये आ रहा है कितना, 240। अब इसका मतलब क्या है, एक सेटअप करने में, एक बार सेटअप करने में 240 रुपए का खर्चा, और वो कह रहा है मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम रन। ऑप्टिमम रन कितना होगा, हाँ जी, और कितने रन बनाओगे, 45,000 की रिक्वायरमेंट है, 3-3 करके, यानी 15 रन बनाओगे, तो एक रन पर खर्चा 240, 15 रन पर खर्चा कितना हो गया, 3600। बोलो समझ आ गए। चलिए।